परीक्षा की तैयारी, ये शब्द सुनते ना मेरे दिमाग में मतलब एक तनाव, उलझन और किताबों का एक पहाड़ सा बन जाता है। होता है। और हमारे आज के स्रोतों में तो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, एक अचूक फॉर्मूले का, एक वैज्ञानिक सिस्टम का जो हर हाल में काम करेगा। हाँ। सच बताऊं, सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है। क्या वाकई ऐसा कोई जादुई सिस्टम हो सकता है? नहीं, ये सवाल तो बनता है। देखिए, अचूक या जादुई जैसा तो कुछ नहीं होता। वो थोड़ा मार्केटिंग वाला शब्द है। सही है। लेकिन हाँ, एक मजबूत लॉजिक पर आधारित सिस्टम जरूर बनाया जा सकता है। असल में ज्यादातर लोग तैयारी में इसलिए नहीं अटकते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उनकी मेहनत के पीछे कोई सिस्टम नहीं होता, बस जोश होता है। आज हम उन्हीं बिखरी हुई टिप्स को एक सिस्टम में पिरोने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का मिशन साफ है। हमें इस सिस्टम को परत दर परत खोलना है। मतलब बड़ी पिक्चर से लेकर रोज क्या करना है उस तक। बिल्कुल। देखते हैं कि क्या ये वाकई उस उलझन को दूर कर सकता है जो लाखों छात्र महसूस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? मेरा तो यही हाल होता था कि बस पहली किताब का पहला चैप्टर खोल के बैठ गया। और शायद 90% लोग यही गलती करते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप बिना गूगल मैप्स के एक अनजान शहर में गाड़ी लेकर निकल गए। कहीं तो पहुंचेंगे, पर कहाँ और कब कोई गारंटी नहीं। हमारे स्रोत कहते हैं कि सबसे पहले नक्शा बनाओ, और इस नक्शे का नाम है रिवर्स टाइम प्लानिंग। रिवर्स टाइम प्लानिंग, अच्छा, यहाँ से चीजें दिलचस्प हो रही हैं। हाँ। मतलब आज क्या पढ़ना है ये सोचने के बजाय ये सोचें कि परीक्षा के दिन तक क्या क्या हो जाना चाहिए। उल्टा चलना है। बिल्कुल। आप आज से शुरू नहीं करते, आप डेडलाइन से पीछे की तरफ आते हैं। इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम है सिलेबस का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम? हाँ, एक लिस्ट बनाइए जिसमें हर सब्जेक्ट और उसका हर एक टॉपिक लिखा हो। ठीक है, लिस्ट तो बन गई, लेकिन ये तो बस जानकारी है। नक्शा कैसे बनेगा इससे? अब बनेगा। यहीं पर असली काम शुरू होता है। उस लिस्ट में हर टॉपिक के आगे 3 में से एक निशान लगाइए। ओके, पहला, एक टिक मार्क। चेक। उन टॉपिक्स के लिए जो आपके मजबूत हैं, मतलब ये आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है। दूसरा, एक वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। उन टॉपिक्स के लिए जो मीडियम हैं, यानी कॉन्सेप्ट पता है पर प्रैक्टिस चाहिए। और तीसरा, एक क्रॉस। क्रॉस। उन टॉपिक्स के लिए जो कमजोर हैं, जिन्हें देखकर ही डर लगता है। हाँ, या जिन्हें शुरू से पढ़ना है। ये आपकी तैयारी का एक्सरे है। एक्सरे हो गया। अब इलाज की बारी। तो जाहिर है सारा ध्यान उन क्रॉस वाले यानी कमजोर टॉपिक्स पर लगा देना चाहिए, है ना? यहीं पर ज्यादातर लोग एक और जाल में फंसते हैं। सिर्फ कमजोर होना किसी टॉपिक को जरूरी नहीं बना देता। अच्छा, असली स्मार्ट वर्क यहाँ से शुरू होता। आपको उन टॉपिक्स को प्राथमिकता देनी है जो 2 शर्तें पूरी करती हों, वो कमजोर भी हों और परीक्षा में ज्यादा नंबरों के भी आते हों। ओहो। यहीं पर मेहनत सही जगह लगती है, वरना आप उस टॉपिक पे घंटों लगा देंगे जो परीक्षा में आता ही 5 नंबर का है। समझ गया, ये तो बहुत बड़ा फिल्टर है। इसी से जुड़ा एक 60-30-10 नियम का जिक्र हमारे स्रोतों में है। ये क्या फंडा है? ये आपके टाइम का बजट बनाने का एक तरीका है। ये कहता है कि अपने पढ़ने के कुल समय का 60% हिस्सा उन टॉपिक्स पर लगाइए जो अभी हमने चुने, यानी जो कमजोर भी हैं और जरूरी भी। ठीक है, 60%। 30% समय अपने मीडियम टॉपिक्स को मजबूत बनाने पर लगाइए और बचा हुआ 10% समय अपने सबसे मजबूत टॉपिक्स के रिवीजन के लिए। बिल्कुल। 1 मिनट, जो टॉपिक मुझे पहले से ही अच्छे से आता है उस पर भी 10% समय क्यों बर्बाद करूं? वो समय भी तो मैं अपने किसी कमजोर टॉपिक को दे सकता हूं जब मैं पहले ही पीछे चल रहा हूं। ये सवाल ही इस नियम की सबसे बड़ी खूबी है। आपने एबिंगहाउस के भूलने की अवस्था के बारे में सुना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि हमारा दिमाग जानकारी को बहुत तेजी से भूलता है, चाहे हमने उसे कितनी भी अच्छी तरह सीखा हो। वो 10% समय उस भूलने की प्रक्रिया पर ब्रेक लगाता है। उसे ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी का सबसे अच्छा टायर भी धीरे धीरे हवा खोता है। अच्छा। वो 10% समय बस उस टायर में हवा भरते रहने जैसा है, ताकि जब रेस का दिन आए तो वो फ्लैट न मिले। ये आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। वाह, ये टायर वाली बात तो दिमाग में बैठ गई। ठीक है, तो बड़ा प्लान तैयार है, प्राथमिकताएं भी सेट हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली लड़ाई तो रोज की है। बिल्कुल। वो आज 12 घंटे पढ़ूंगा वाला मोटिवेशन 2 दिन में कैसे हवा हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसीलिए हमारे स्रोत घंटों की गिनती करने को पूरी तरह से मना करते हैं। ये एक ट्रैप है। तो फिर इसकी जगह वो टाइम लॉक सिस्टम या स्टडी ब्लॉक्स की बात करते हैं।
मकसद ये नहीं है कि आप कितनी देर कुर्सी पे बैठें, मकसद ये है कि आप कितनी देर सच में फोकस के साथ पढ़ें, जिसे डीप वर्क कहते हैं। हाँ, और इसके लिए वो पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 50-10 वाला। हाँ, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है और ये बहुत जरूरी है। ब्रेक में क्या करना है ये पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। अच्छा। सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो है ब्रेक में फोन उठा लेना। हमें लगता है 5 मिनट ही तो है, लेकिन असल में होता ये है कि हमारा दिमाग पढ़ाई के गहरे फोकस वाले मोड से निकलकर सोशल मीडिया के लूप में फंस जाता है। बिल्कुल, वो 5 मिनट का ब्रेक असल में दिमाग के लिए एक शुगर रश जैसा है। थोड़ी देर मजा आता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा क्रैश आता है जिससे उभरने में और 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो आपका 5 मिनट का ब्रेक असल में आधे घंटे का नुकसान बन जाता है। यार, ये तो एकदम सच है। तो फिर सही ब्रेक का मतलब क्या है? स्क्रीन से दूर हटना, थोड़ा टहल लें, पानी पिएं, बालकनी में खड़े हो जाएं या बस आंखें बंद करके बैठें। दिमाग को रीबूट होने का मौका दें, उसे और जानकारी से न भरें। ये बहुत काम की बात है। तो एक अच्छे दिन में ऐसे कितने स्टडी ब्लॉक्स का टारगेट रखना चाहिए? देखिए, अगर कोई रोज 4 ब्लॉक भी पूरी ईमानदारी से कर पाता है, मतलब लगभग 3.5 से 4 घंटे की एकदम फोकस्ड पढ़ाई, बस 4? हाँ, तो उसे एक सफल दिन मानना चाहिए। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना है, ये नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए और अगले 3 दिन किताब ही नहीं उठाई। और क्या पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला होता है। इसीलिए सब्जेक्ट रोटेशन की सलाह दी जाती है। मतलब अदल बदल कर? हाँ, एक दिन में अलग अलग तरह के विषयों का कॉम्बिनेशन रखिए। जैसे सुबह कोई कॉन्सेप्ट वाला भारी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, दोपहर में कोई प्रैक्टिस वाला जैसे मैथ्स के सवाल, और शाम को कुछ याद करने वाला, इतिहास जैसा कुछ। एकदम सही। इससे दिमाग के अलग अलग हिस्से इस्तेमाल होते हैं और वो फ्रेश रहता है। एक सीधा सा नियम है, दिन का सबसे फ्रेश टाइम यानी सुबह सबसे मुश्किल टॉपिक के लिए और रात का समय रिवीजन के लिए। ये रोज की प्लानिंग तो समझ आ गई, लेकिन जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे दिमाग में बिठाने और नंबर में बदलने का क्या कोई खास तरीका है? हमारे स्रोतों में एक C³ फॉर्मूला का जिक्र था। हाँ, ये फॉर्मूला इस बात पर केंद्रित है कि जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को नंबरों में कैसे बदला जाए। इसके 3 चरण हैं: कंप्लीट, कंसोलिडेट और कन्वर्ट। चलिए पहले C यानी कंप्लीट को समझते हैं। इसका मतलब तो सिलेबस पूरा करना ही हुआ ना? हाँ, लेकिन एक खास तरीके से। इसका लक्ष्य है 100% सिलेबस को कम से कम एक बार देख लेना, भले ही हर टॉपिक में आप मास्टर ना बने। मतलब सब कुछ छूना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी टॉपिक छोड़ना सुसाइड जैसा हो सकता है। कंप्लीट का मकसद है कि आपको हर टॉपिक की बेसिक समझ हो। इसका नियम है, हर चैप्टर के लिए एक मेन किताब और एक टाइम लिमिट तय करें। और टाइम पूरा होने पर आगे बढ़ें, चाहे आपको लगे कि और पढ़ सकता हूं। परफेक्शन के चक्कर में अटकना नहीं है। ठीक है, अब दूसरे C पर आते हैं, कंसोलिडेट यानी समेटना। कहा गया है कि ज्यादातर विद्यार्थी यही मार खाते हैं। बिल्कुल, कंसोलिडेट का मतलब दोबारा पढ़ना या किताब को रंग बिरंगे हाइलाइटर से पोतना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक्टिव कंप्रेशन। ये दिमाग के लिए एक जबरदस्त वर्कआउट है। जब आप एक पूरे चैप्टर को एक पेज की समरी, एक माइंड मैप या एक फ्लो चार्ट में समेटने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, आप अपने दिमाग को मजबूर कर रहे हैं कि वो जरूरी और गैर जरूरी जानकारी में फर्क करे। इसका एक नियम है, एक चैप्टर इज इक्वल टू ज्यादा से ज्यादा 2 रिवीजन पेज। सिर्फ 2 पेज? हाँ, अगर आप जानकारी को छोटा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपने उसे ठीक से समझा ही नहीं है। ये तो सच में दिमागी कसरत है। और तीसरा और आखिरी C है कन्वर्ट, मतलब ज्ञान को नंबरों में बदलना। सही कहा, यहीं पर असल परीक्षा होती है। मार्क्स यहीं से पैदा होते हैं। ये वो पुल है जो मुझे आता है और मेरे नंबर आते हैं के बीच की खाई को भरता है। कैसे? थ्योरी वाले विषयों के लिए पढ़े हुए टॉपिक पर बिना देखे जवाब लिखने की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल वाले विषयों के लिए टाइमर लगाकर सवाल हल करें। और सबसे जरूरी, अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करें। क्या गलती कॉन्सेप्ट में थी, कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक थी या टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई? कन्वर्ट चरण इसी विश्लेषण का नाम है। चलिए, ये सब तो ठीक है कि पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिए, लेकिन मेरे साथ तो अक्सर ये होता था कि परीक्षा के दिन दिमाग एकदम खाली हो जाता था। वो पढ़ी हुई चीजें याद कैसे रखें,
इसका भी कोई सिस्टम है क्या? बिल्कुल, और इसीलिए रिवीजन का भी एक सिस्टम होना चाहिए, अंदाजे से नहीं। स्रोतों में इसे 3 लूप रिवीजन इंजन कहा गया है। 3 लूप रिवीजन इंजन। हाँ, ये याददाश्त को मजबूत करने का एक वैज्ञानिक तरीका है जो भूलने की प्रक्रिया को रोकता है। ये काम कैसे करता है? इसके 3 लूप क्या हैं? ये एबिंगहाउस कर्व पर ही आधारित है। पहला लूप है उसी दिन रात में सोने से पहले 10-15 मिनट का रिवीजन। ओके। ये जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी में सीमेंट कर देता है। दूसरा लूप है 3 दिन बाद। ये उसे मीडियम टर्म मेमोरी में ले जाता है। और तीसरा लूप है 7 दिन बाद, जो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। और इसका नियम सख्त है। क्या? अगर कोई लूप छूट जाए तो आपको पहले लूप से दोबारा शुरू करना होगा। ये तो काफी अनुशासन की मांग करता है। इसी से जुड़ा है मॉक टेस्ट का मुद्दा। हाँ, मैंने देखा है लोग एक के बाद एक टेस्ट देते रहते हैं और स्कोर ना बढ़ने पर निराश हो जाते हैं। क्योंकि वो मॉक टेस्ट का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। स्रोत साफ कहते हैं, मॉक टेस्ट थर्मोमीटर है, दवाई नहीं। उससे बताते हैं कि बुखार कितना है। हाँ, इसे ठीक नहीं करते। सुधार तो विश्लेषण से आता है। यहाँ एक नियम बताया गया है जो सुनने में अजीब लग सकता है। 30% समय टेस्ट देने में लगाएं और 70% समय उसके विश्लेषण में। 1 मिनट, 70% समय विश्लेषण में? मतलब अगर 3 घंटे का टेस्ट दिया तो उसका विश्लेषण करने में 7 घंटे लगाऊं? ये तो सुनने में ये नामुमकिन लग रहा है। इतना समय कहाँ से आएगा? आपका सवाल ही इसकी अहमियत को दिखाता है। हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट देकर उनका विश्लेषण न करने से कहीं बेहतर है कि आप एक ही टेस्ट दें और उसका गहराई से पोस्टमार्टम करें। तो विश्लेषण में पूछना क्या है? पूछें कौन से सवाल गलत हुए और क्यों, कौन से सवाल सही हुए पर तुक्के से, किन सवालों में जरूरत से ज्यादा समय लगा। इस विश्लेषण से जो गलतियों की नोटबुक बनती है वही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। ये सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। अब आते हैं सबसे तनावपूर्ण समय पर, परीक्षा के आखिरी 30, 15 और 7 दिन। इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं? यह समय घबराहट का नहीं बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट का है। आखिरी 30 दिनों तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अब बस मॉक टेस्ट और रिवीजन लूप पर फोकस करें। ठीक है। और आखिरी 15 दिनों में? आखिरी 15 दिनों में कोई भी नया टॉपिक छूना मना है। इस समय सिर्फ अपनी गलतियों की नोटबुक और अपने बनाए हुए 1 पेज नोट्स पर ही ध्यान दें। और आखिरी हफ्ते में? और आखिरी 7 दिनों में भारी पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें। पढ़ाई बंद कर दें? ये सुनकर तो कई छात्रों को और घबराहट हो जाएगी कि आखिरी हफ्ते में कैसे छोड़ दें। भारी पढ़ाई बंद करने को कहा है, सब कुछ नहीं। मतलब 8-10 घंटे वाली पढ़ाई बंद। तो क्या करें? सिर्फ हल्का रिवीजन करें, डायग्राम देखें, फॉर्मूले दोहराएं और सबसे जरूरी 7-8 घंटे की नींद लें। इस समय कोई भी नई जानकारी पढ़ने से सिर्फ चिंता बढ़ती है, नंबर नहीं। सही बात है। इस थका हुआ, घबराया हुआ दिमाग वो भी भूल जाता है जो उसे पहले से आता है। एक शांत दिमाग बेहतर प्रदर्शन करता है। ये बहुत जरूरी बात है। और इसी से जुड़ा आखिरी सवाल है, तनाव को नियंत्रित करने का इसके लिए क्या कोई प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ, कुछ मानसिक बीमा तकनीकें हैं। पहला, पढ़ाई के दौरान फोन को दूसरे कमरे में रखें। ये सबसे बड़ा और सबसे आसान बदलाव है। दूसरा, घंटों को नहीं, अपने स्टडी ब्लॉक्स की संख्या को ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आज मैंने 4 फोकस ब्लॉक्स पूरे किए तो आपको एक जीत का एहसास होता है, भले ही आपने सिर्फ 4 घंटे पढ़ा हो। और जब घबराहट हो, जब लगे कि कुछ याद नहीं आ रहा, तब क्या करें? ये हर किसी के साथ होता है। उस वक्त अपनी बनाई हुई कंसोलिडेटेड नोट्स या 1 पेज समरी को पलटें। अच्छा। जब आप देखते हैं कि आपने इतने बड़े सिलेबस को कितने सलीके से मुट्ठी में किया हुआ है तो आपका आत्मविश्वास तुरंत वापस आता है। बस ये याद रखें, डर अनिश्चितता से आता है और निश्चितता एक सिस्टम का पालन करने से आती है। जब आपके पास एक प्लान होता है तो डर की जगह एक्शन ले लेता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ये सिर्फ टिप्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। सही। रिवर्स प्लानिंग से नक्शा बनाना, रोज फोकस्ड ब्लॉक्स में काम करना, C3 फॉर्मूले से जानकारी को पचाना, 3 लूप इंजन से उसे याद रखना, मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम करना और आखिरी समय में अपने दिमाग को शांत रखना। बिल्कुल। और अगर एक बात इस पूरी चर्चा से घर ले जानी हो तो वो ये है कि निरंतरता तीव्रता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। हाँ। रोज 4 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई आखिरी हफ्ते में 12 घंटे की घबराहट भरी पढ़ाई से हमेशा ज्यादा परिणाम देगी। बात वही है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना है। हाँ, ये नहीं कि आखिरी दिन जान लगा दी और हाँफ कर बैठ गए। बहुत खूब।
इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने लायक है। किसी की भी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा जानकारी की कमी है या एक सिस्टम की कमी? इस पर ईमानदारी से विचार करना शायद तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।